नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे खास जो चुनावी चकल्लस में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की हुई जीत की। जी हां, बीजेपी अब तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सीएम को लेकर अब पेच फंस गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल सिंह। जी हां, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब बारी है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। कहा गया हर बार कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चर्चा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल सकती है या फिर समीकरणों को साधने के लिए जैसा तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि डिप्टी सीएम जो दिए हैं, तो क्या यहां पर डिप्टी सीएम भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना शो चुनावी चकल्लस को लेकर। दरअसल बात यह है कि इस वक्त जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव वो भी यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वो लगातार अब जो है पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी ये है कि विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कौन से नाम पर मोहर लगेगी और क्या यहां पर कोई नाम और हो सकते हैं, क्योंकि इन विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो एक तरीके से उलटफेर देखने को मिला उसमें यह था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जो जीत मिली, खासतौर पर ओबीसी के अलावा जो अति पिछड़ी जातियों के अलावा वहां पर यादवों का जो वोट था, यानी कि अहिरवाल में चाहे वो जो 3 जिले हैं गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, यहां की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और कहा यह जा रहा है कि जब 2024 में भी माफ कीजिए, जब 2014 में भी जब बात थी कि आखिर सरकार कैसे आएंगी, तब भी हरियाणा से सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। और अब 2024 में भी अहिरवाल ने पूरा का पूरा जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया और उम्मीद अब जो है यादव समाज में हो गई है। जिस तरीके से मोहन यादव को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो उम्मीद ये जग रही है कि आखिर यादव समाज में भी अब जो है एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार बनने पर दी जा सकती है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा हरियाणा बीजेपी के लिए राव इंद्रजीत, जिसका नाम अभी जिसके जिक्र कर रहे थे मोहित जी, राव इंद्रजीत बीजेपी के लिए मजबूती बनेंगे या मजबूरी बनेंगे? क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अगर इस बार चुनाव में जीत हासिल की है, बम्पर सीट लेकर आई है बीजेपी, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत ने तीनों जिलों की जीत दिलाई बीजेपी को, साथ ही उनकी बेटी भी विधायक बनकर के इस बार जीत दर्ज की है उन्होंने। लेकिन राव इंद्रजीत के अलावा तीसरे पायदान पर खड़े हैं अनिल विज, जो खुद को सीएम पद की रेस में सबसे आगे मानते हैं। क्यों? क्योंकि चुनावों से पहले भी अनिल विज कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया था कि हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो उस मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से सीएम सैनी सामने होंगे। लेकिन अनिल विज को अब भी उम्मीद है कि क्या पता बीजेपी आलाकमान का मन बदल जाए और इस बार सीएम फेस बदल सकता है। और राव इंद्रजीत और अनिल विज दोनों ही अब सीएम रेस में सबसे आगे खड़े हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी कि नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और नायब सिंह सैनी को बार बार मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया और आखिरी एन वक्त पर नायब सिंह सैनी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अब जो तमाम जगहों से जो समीकरण आए हैं उसके साथ साथ कहां पर किसको मंत्री पद के साथ एडजस्ट किया जाए, क्या डिप्टी सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद जो है राव इंद्रजीत सिंह के अहिरवाल वाले पूरे इलाके में लगी हुई है। क्योंकि यहां पर राव इंद्रजीत सिंह चूंकि वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है वो अटेली से विधानसभा चुनाव जीत कर आई है। वैसे अटेली में आरती राव जो है उनका चुनाव लगभग फंसा हुआ था और आखिरी के कुछ फेज में आखिरी का जो काउंटिंग के आखिरी के राउंड में जाके वो आगे निकली और लगभग 2,500 वोटों से वो जीती हैं। लेकिन क्या यहाँ पर आरती राव जो कि पहली बार की विधायक बनी है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी? बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर अहिरवाल में अगर देखें तो टसल भी है। राव इंद्रजीत सिंह, दूसरे हैं बादशाहपुर से चुनकर आए राव नरबीर सिंह, दोनों ही यादव समाज से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि राव नरबीर सिंह जो है 2014 में विधायक चुने गए थे और खट्टर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे, तो उम्मीदें उनको भी कई ज्यादा हैं कि उनको भी यहाँ पर एज बड़ा नेता पार्टी प्रोजेक्ट करे। तो वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह है, वो नहीं चाहेंगे कि राव नरबीर सिंह को पार्टी आगे प्रमुखता से रखे, जिससे कि उनके खेमे को
थोड़ा सा सेटबैक मिले। तो ऐसे में बड़ा तसल्ली भी है, यानी कि सिर्फ अहिरवाल में यादवों को प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं है, वहां पर दो नेताओं में, दो क्षेत्रों में आपस में टसल भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दोनों को कैसे मैनेज करती है। बड़ी बात यह भी है कि जैसे बात हो रही है सैनी मुख्यमंत्री होंगे, क्या डिप्टी सीएम के तौर पर एक यादव हो सकता है, क्या डिप्टी सीएम के तौर पर अन्य बिरादरियों से भी किसी को बनाया जाता है। बड़ी बात यह भी है कि अगर देखें जाट समाज, जाट वोट बैंक की, तो जाट वोट बैंक वाली जो बाहुल्य सीटें थी, लगभग 21 सीटें, उनमें से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो जो जाट वोट बैंक कहा जा रहा था कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ चला जाएगा, लेकिन जाट सीटों को अगर देखें तो वहां पर 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आई है। तो ऐसे में जाट वोट बैंक या अप्रकाश वोट बैंक को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक डिप्टी सीएम दे सकती है। बिल्कुल, 17 अक्टूबर यानी 2 दिन के बाद अब हरियाणा में मुख्यमंत्री और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी अब टेंशन में है, क्योंकि उसकी वजह है मुख्यमंत्री किसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब 3 नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। सैनी की बात करें, अनिल विज की बात करें, राव नरवीर से इंद्रजीत की बात करें। लेकिन अब बीजेपी आला कमान की तरफ से पीएम मोदी ने अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी है कि भाई आप जाइए हरियाणा में, और हरियाणा में जाकर के आप सारी जो भी चीजें हैं शपथ ग्रहण समारोह तक सब चीजें फाइनल हो जाए, और हरियाणा बीजेपी में किसी भी तरह का मन मुटाव ना हो, कोई भी नेता बगावत करने की कोशिश ना करे। ये भी पार्टी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। लेकिन अब सवाल ये कि क्या 2 दिनों के अंदर अमित शाह जो पर्यवेक्षक बने हुए हरियाणा में, क्या वो अब ये मामला सुलझा पाएंगे, और जो नेताओं की नाराजगी अगर होती है तो उसको वो किस तरीके से शांत कर पाएंगे। देखिए, इस पूरे चुनाव में बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ी जो चर्चा थी, एक तरफ तो हवा जो है बनाई जा रही थी, कांग्रेस बहुत बहुमत के साथ आ रही है, दूसरी तरफ ये भी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत बहुत ज्यादा जो है वो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो चुनाव तो अब बीत गया, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अब सरकार भी बना रही है, लेकिन अभी भी बगावती जो बागी लोग हैं उनसे कैसे आगे के लिए निपटा जाए, आगे उनको कैसे सेटल किया जाए, क्या किसी या जो अन्य नेता हैं उनको क्या वापस लेने की भी पार्टी सोच सकती है अपने साथ, और कैसी कैसी जिम्मेदारियां देंगे। देखिए, बड़ा जो वोट बैंक है, ये जो पूरा हरियाणा का चुनाव है, उसमें मुद्दों से ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उस पर उसे फायदा भी मिला। हर जो क्षेत्र है वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है जीत कर आए हैं। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि यहां पर अब मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम होगा, और डिप्टी सीएम किस बिरादरी से होगा, किस वोट बैंक को साधने के लिए डिप्टी सीएम दिया जाएगा, और जो डिप्टी सीएम होंगे भी तो उनकी संख्या कितनी होगी, 1-2 या 1-2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अब बड़ी बात है। बाकी आपका इस खबर पर, इस पूरे एनालिसिस पर क्या कुछ कहना है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हरियाणा की चुनाव को लेकर कोई और बड़ी खबर आ सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके कमेंट जो है अगले शो में जरूर दिखाएंगे। शुक्रिया।